लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 377 कवर किया था और सेक्शन 377 के साथ जो चैप्टर 16 था वो कंप्लीट हो गया था। अब एक न्यू चैप्टर आता है, चैप्टर 17, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड सेक्शन 378 से सेक्शन 462 तक काफी लंबा चलेगा ये वाला भी। 378 से 462 तक जाएगा। अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस यानी चोरी, लूट, डकैती, किसी का सामान अपने पास रख लेना और कहना कि वो सामान आपका है। किसी ने आपको भरोसे पर सामान रखने को दिया, आपने उसका भरोसा तोड़ दिया, आपने उस सामान पे ही कब्जा कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करते हो। और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस होते हैं वो सब इस चैप्टर 17 के अंदर आते हैं। तो पहले तो ये याद रख लेना कि इसको याद ही कर लेना कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी आर डेल्ट अंडर चैप्टर 17 ऑफ द आईपीसी। और इसकी शुरुआत होती है सबसे सिंपलेस्ट ऑफेंस जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं चोरी, थेफ्ट। सेक्शन 378 थेफ्ट को डिफाइन करता है। ये कहता है थेफ्ट इज अ डिसऑनेस्ट रिमूवल of movable property out of the possession of any person without the consent of that person। तो अगर हम इस एक डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करें, इसके इंग्रेडिएंट्स को निकालें, तो देखो पहला इंग्रेडिएंट क्या बनता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। आप जिस प्रॉपर्टी को चोरी कर रहे हो, आप जिस प्रॉपर्टी का थेफ्ट करने वाले हो, सबसे पहली चीज ये कि आपका एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। अब डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब होता है कि आपके मन में एक गिल्टीनेस होना चाहिए, आपका एक थॉट होना चाहिए कि मैं तो इस प्रॉपर्टी को इससे छीन के ले जाऊंगा, या इसका जैसे ही ध्यान हटेगा मैं इस प्रॉपर्टी को लेके भाग जाऊंगा। इसको आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन बोल सकते हो। दूसरा इंग्रेडिएंट, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। अब ये भी समझना होगा कि चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप लेके जा सको, द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो पहला तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होना चाहिए, तीसरा इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द अनदर पर्सन। किसी और के पोजेशन से आपने उसको बाहर निकाला है। द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द अनदर पर्सन। चोरी करने का मतलब ये होता है कि आपने उस मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी और व्यक्ति के पोजीशन से बाहर निकाल ली। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं थी, आपके पास नहीं थी, वो किसी और के पास थी, किसी और के पोजीशन में थी, आपने उसके पोजीशन में से निकाल लिया है। एंड पोजीशन में से निकालने के भी दो पॉइंट बन सकते हैं, या तो सामने वाले से पूछ के आपने उसके पोजीशन से बाहर निकाला, या सामने वाले से बिना पूछे उसके पोजीशन से बाहर निकाला। खैर, अगर पूछ के ही बाहर निकालते, अगर पूछ के ही उसके पोजीशन से आप लेते, तो उसको तो चोरी कहते नहीं। तो जरूरत ये है कि ये जो आपने सामान को उसके पोजीशन से बाहर निकाला है, इट शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ये उस पर्सन की कंसेंट के बिना होना चाहिए। एंड लास्ट, there must be some moving of the property in order to accomplish the taking of it। और ये जो एक थर्ड वाला इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था कि सामने वाले के पोजीशन से प्रॉपर्टी को बाहर निकालना यानी टेक आउट करना, इस टेक आउट के कारण उस प्रॉपर्टी में कुछ मूवमेंट होना चाहिए। मतलब उस प्रॉपर्टी में कुछ मूवमेंट दिखेगा, तभी हम मानेंगे कि आपने उस प्रॉपर्टी को टेक आउट किया है। मूवमेंट इन द सेंस, उस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी अपने बैग में रख के रखी थी, आपने उसके बैग से निकाल के बाहर कर दी। उसने वो प्रॉपर्टी अपने घर में रखी थी, आपने उसके घर से निकाल के बाहर कर दी। यानी उस प्रॉपर्टी का मूवमेंट दिखाई देना चाहिए, जिससे ये पता पड़ेगा कि हाँ,
the property has been taken out from the possession of the person. तो ये 5 इंग्रेडिएंट बन गए एक छोटी सी डेफिनेशन के. डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन of another person without the consent, and some movement in the property while taking out. अब मैंने आपको कहा कि चोरी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है, बट कोई चीज अगर अर्थ से जुड़ी हुई है, कोई चीज अगर अर्थ से जुड़ी है और इस तरह से जुड़ी है कि उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, या उसको ऑर्डिनरी कॉज में बाहर नहीं निकालते, तो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. कोई चीज जो अर्थ से जुड़ी होती है, जिसको हम ऐसे बाहर नहीं निकालते, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. बट ऐसी प्रॉपर्टी की चोरी नहीं की जा सकती क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. एक प्रॉपर्टी, अ थिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ and it is not movable, then it is not subject to theft, but it becomes capable of being subject to theft as soon as it is severed from the earth. लेकिन अगर आपने उसको, चलो मान लो उसको अर्थ से निकालते नहीं है, उसको यूजुअली अर्थ से निकालते नहीं है, बट अगर निकाल लिया तो जैसे ही उसको अर्थ से निकाला है आपने, जैसे ही आपने उसको अर्थ से सीवियर किया, तो वो प्रॉपर्टी भी अब चोरी के लिए एलिजिबल हो जाएगी. जैसे कि एक हैंड पंप है, वो एकदम अर्थ के अंदर अटैच होता है, बहुत नीचे तक वो अटैच होता है. तो अभी तो जब तक उस हैंडपंप को कोई यूजुअली रोज रोज तो हैंडपंप को निकालता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अरे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसकी तो चोरी हो ही नहीं सकती. लेकिन अगर कोई व्यक्ति आए, उस हैंडपंप को अर्थ से निकाल ले, तो निकालने के बाद तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी ना, तब तो उसकी चोरी की जा सकती है. ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है इस सेक्शन का, वो यही सिखाता है. उसके बाद a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft. जिस एक्ट से आप उस चीज को अर्थ से निकाल रहे हो, जिस एक्ट से आप उस चीज को अर्थ से निकाल रहे हो, उसी को मूवमेंट भी कहा जा सकता है. ये जो 5th वाला आपका इंग्रेडिएंट था ना, मूविंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो मूवमेंट अगर अर्थ के नीचे से निकाली हुई चीज है, तो जब हम उसको निकाल रहे हैं तो उसी एक्ट को मूवमेंट भी कहा जा सकता है. जब मैं हैंडपंप अर्थ के अंदर लगा हुआ था, मैं उसको निकाल रहा था, तो यही तो उसका मूवमेंट हुआ ना, कि वो हैंडपंप जो अर्थ के अंदर जुड़ा था उसको अर्थ से बाहर निकाल दिया. दैट इज अ मूवमेंट. फिर जो एक कंसेंट की बात हुई थी कि इट शुड बी टेकन आउट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकती है. It may be given either by the person in possession or by any person having for that property authority, either express or implied. अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो कंसेंट देने वाला इंसान है वो वही व्यक्ति हो जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी हो. अगर कोई और पर्सन भी उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में कंसेंट देने के लिए ऑथोराइज्ड है, तो कंसेंट वो भी दे सकता है. और ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, ये कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकती है, दोनों ही इसमें चलता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. एक मेरे घर के गार्डन में एक पेड़ लगा हुआ है. आप आए और आपका मन था कि आप उस पेड़ को काट के ले जाओ, यानी कि आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, आप उस पेड़ को काटना चाहते थे. मेरे ग्राउंड पे पेड़ लगा था चूंकि वो, फिर भी आप उसको काटना चाहते थे, काट के ले जाना चाहते थे. अब पेड़ अर्थ में अटैच, बट जैसे ही आप उसको काट के अर्थ से बाहर निकालोगे, इट विल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट विल बिकम सब्जेक्ट टू थेफ्ट. तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है आपका, पेड़ को मूवेबल प्रॉपर्टी बना दिया आपने. मेरे ग्राउंड में लगा हुआ पेड़ है, आप उसको लेके जाना चाहते हो, मनी यू वांट टू टेक आउट दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम पोजीशन ऑफ माइन, और मेरी कंसेंट के बिना आप मेरे गार्डन में आए, आपने उस पेड़ को काटा, आप लेके चले गए. इसको बोलेंगे चोरी, इसको बोलेंगे चोरी. ठीक है, ऐसा बहुत सारा इलस्ट्रेशन दिए हैं इस सेक्शन के अंदर.
इसमें देखो एक इलस्ट्रेशन बड़ा अच्छा है जिसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपकी वॉच खराब हो गई, आप उस वॉच को रिपेयर करवाने के लिए एक दुकान पे गए और आपने अपनी वॉच उसको दी और कहा कि यार इस वॉच में कुछ खराबी हो गई है, इसको रिपेयर कर दो। तो उस वॉच वाले दुकान वाले भैया ने कहा कि ठीक है, कर देता हूं। उन्होंने आपको कहा कि 50 रुपए लगेंगे, मैं रिपेयर कर दूंगा कल तक। आपने कहा ठीक है कर दो। उनने आपकी वॉच रिपेयर करके रख ली कल तक। आप कल वहां गए और आपने 50 रुपए देने से इनकार कर दिया। मतलब आपकी वॉच रिपेयर हो चुकी है, फिर भी आप उन्हें उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो। नाउ उस वॉच वाले भैया के पास जिनने वॉच रिपेयर की है, उनके पास ये राइट है कि जब तक आप उनको उनके 50 रुपए नहीं देते, तब तक वो आपकी वॉच को अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट। वो सिक्योरिटी है ना, जब तक वॉच उनके पास है तब तक उनको ये भरोसा है कि 50 रुपए आप दे दोगे, तो वो उसे एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख सकते हैं। वॉच आप ही की है, तो आपने क्या करा, आपने सोचा कि यार ये इंसान तो वॉच दे नहीं रहा है और मैं इसको 50 रुपए देना चाहता नहीं, तो आपने उसकी दुकान से वो वॉच निकाल ली। उसकी कंसेंट के बिना आपने वो वॉच निकाल ली और आप लेके चले गए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यार वॉच तो आप ही की है, तो क्या इसको चोरी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आंसर है चोरी बोलेंगे इसको। क्यों? अरे चोरी के अंदर इंग्रेडिएंट में ये थोड़ी ना लिखा है कि जो प्रॉपर्टी आप चोरी कर रहे हो वो आपकी नहीं होना चाहिए। इसमें तो बस इतना लिखा है कि आपका उस प्रॉपर्टी को ले जाने का जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। तो चूंकि वॉच आपकी थी, बट जिस जगह से आपने ली है, जिस वॉच की दुकान से आपने ली है, वहां पे वो वॉच एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट रखी थी कि आपने उनका पैसा नहीं दिया इसलिए आपकी वॉच उनके पास रखी थी। तो आप अगर उस वॉच को लेके जा रहे हो, इसका मतलब कि आप उनको उनका पैसा नहीं देना चाहते। यानी एक तरह से आपने उनकी सिक्योरिटी फॉर डेट ले ली है। आपने आपकी वॉच नहीं, आपने उनका सिक्योरिटी ले लिया है। क्योंकि आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट था, तो वॉच आपकी थी, फिर भी आपने चोरी करी। ये इलस्ट्रेशन याद रखना, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबको लगता है बोले अपनी तो वॉच है, इसकी चोरी कैसे हो सकती है? बोले ये चोरी नहीं है, बट ये चोरी है। ठीक है, चलिए अभी आते हैं सेक्शन 379 पे। सेक्शन 379 डिफाइन पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। चोरी की डेफिनेशन 378 में थी, उसकी पनिशमेंट 379 में दी है। अब ये भी याद रखना कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो चोरी करी हुई चीज है उसकी कोई वैल्यू हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की कोई अप्रिशिएबल वैल्यू नहीं होती, फिर भी उसकी चोरी करी जा सकती है। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड अंडर द ingredient ऑफ सेक्शन 378 दैट द थिंग which is subject to thief must have some value। ऐसा जरूरी नहीं है। यानी आप एक समझ लो, रोड पे पड़े हुए पत्थर, किसी के घर के बाहर रखे हुए पत्थर, किसी के घर के बाहर रखा हुआ कोई कार्टलोड, इसको भी चोरी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने अपने घर में खुदाई करवाई है, खुदाई करवा के जो उसका मलबा होता है वो अपने घर के पास रखा है, आप उसको भी चोरी कर सकते हो। ठीक है, तो चोरी करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज की चोरी की है उसकी कुछ वैल्यू हो, ऐसा नहीं रिक्वायर्ड है। Human body, whether living or dead, is not a movable property, so it is not subject to theft। लेकिन हाँ, डेड बॉडीज के अंदर कुछ बॉडी जो कि म्यूजियम में रखी होती है, या जिसको हम ममीज कहते हैं, कुछ डेड बॉडी जिनको प्रिजर्व करके म्यूजियम या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है, वो उनको चोरी किया जा सकता है, उनको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है ना। और चोरी के लिए जो सजा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 379, वो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट कोई सा भी हो सकता है ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। फिर आप आ जाओ सेक्शन 380 पे। सेक्शन 380 टॉक्स अबाउट थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। अब यहाँ पे एक बात समझना, ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है एक घर जिसमें लोग रहते हैं। निवास गृह इसको कहा जाता है, जो रहने के पर्पज से बनाया जाता है। अब इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है
कि चोरी को तो ऑलरेडी इन्होंने सेक्शन 378 और 379 में कवर कर लिया, बट इन्होंने घर के अंदर चोरी करने को एक अलग ही एग्रेवेटेड फॉर्म बताया है। और इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि इंसान घर में चोरी ना करे, टू गिव ग्रेटर सिक्योरिटी टू द प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन अ हाउस, टेंट और वेसल। बिल्डिंग का मतलब होता है एक परमानेंट जगह जहां पे लोग रहते हो, और इस सेक्शन के अंदर अगर चोरी को इंक्लूड करना है तो वो चोरी बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए। यानी अगर चोरी बिल्डिंग के अंदर होती है, घर के अंदर होती है, किसी टेंट के अंदर होती है, किसी वेसल के अंदर होती है, तो उस केस में पनिशमेंट 7 साल तक की हो सकती है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। मतलब आप सजा का डिफरेंस देख लो, एक तरफ 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट था, तो यहाँ पे 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि चोरी अगर घर के अंदर की जाती है तो उधर उसको थोड़ा एग्रेवेटेड फॉर्म माना जाता है, 7 साल तक की सजा उसमें हो सकती है। फिर आप आओ सेक्शन 381 पे, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब देखो, इसकी चोरी का अलग से सेक्शन बना रखा है, अगर चोरी क्लर्क और सर्वेंट करता है तो इसकी भी एक वजह है। इसकी वजह क्या है कि आपका जो क्लर्क या आपका जो सर्वेंट होता है, उसकी एक ऐसी पोजीशन होती है कि आप उसके भरोसे पे बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ते हो रोज। क्योंकि वो आपका सर्वेंट है, वो आपका क्लर्क है, तो आपको उस पर कॉन्फिडेंस होता है, और आपको उस पर कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए बहुत सारी चीज होती है जो आप उसको रोजमर्रा में देते हो कि ये सामान अपने पास रख ले यार, ये सामान लेके उसको दे के आ जाए, शर्मा जी को दिया या वर्मा जी को दिया। ऐसे बहुत से सामान होते हैं, ऐसे बहुत से मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली दे देते हो। तो कहीं ना कहीं दे हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो क्लर्क और सर्वेंट के पास चोरी करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर क्लर्क या सर्वेंट ही आपके सामान, यानी कि अपने मास्टर के सामान की चोरी करते हैं, तो उस केस में भी सेक्शन 381 लगता है, और 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन उसमें हो सकता है। ठीक है, तो चोरी अगर घर में हुई है तो 7 साल तक की सजा। चोरी अगर क्लर्क या सर्वेंट ने की है अपने मास्टर की प्रॉपर्टी की, तो भी 7 साल तक की सजा। फिर आता है सेक्शन 382, theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft। अब देखो, यहाँ पे भी एक्चुअल में हो क्या रहा है, चोरी ही हो रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 382 यहाँ पे हो रही है चोरी, लेकिन चोरी के लिए आपने क्या व्यवस्था करके रखी थी वो यहाँ पे मैटर करती है। और मैटर ये करता है कि जब आप चोरी करने आने वाले थे, तो आपको पता था कि यार चोरी करूंगा तो बहुत सारी समस्याएं भी आएगी, और आपने उन समस्याओं का समाधान क्या बनाया। आपने सोचा कि जब मैं चोरी करूंगा तो अगर मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं उसकी जान ले लूंगा, या चोरी अगर मैं कर रहा हूं और कोई किसी व्यक्ति की नींद खुल जाती है तो मैं उसको हर्ट कर दूंगा, या मैं उसको रेस्ट्रेंट कर दूंगा, मैं उसको बाहर नहीं आने दूंगा। मतलब आपकी चोरी सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए आप प्रिपरेशन करके आए हो कि सामने वाले की जान लेना पड़े तो जान ले लूंगा, हर्ट करना पड़े तो हर्ट कर दूंगा, उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करना पड़े तो रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर दूंगा। ये प्रिपरेशन आप करके आए हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये किया, मैं कह रहा हूं कि आपने करी तो सिर्फ चोरी है, लेकिन प्रिपरेशन ये सब चीज की आप करके आए थे। प्रिपरेशन आप ये करके आए थे कि चोरी करते वक्त जरूरत पड़ेगी तो सामने वाले की जान भी ले लेंगे। बस प्रिपरेशन करके आए थे, आपने जान नहीं ली। तो अंडर दिस सेक्शन, remember that it is not necessary to either to cause hurt or even to make an attempt to cause hurt. What is important here is the mere preparation to cause hurt। सिर्फ प्रिपरेशन आपने करी है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति चोरी करने आया है तो वो प्रिपरेशन करके आया है कि मैं जान ले लूंगा जरूरत पड़ने पे। अरे ये सब तो फैक्ट और सर्कमस्टेंस से देखना पड़ता है। वो कैसे देखोगे? सपोज करो कि चोरी करने वाला व्यक्ति अगर हथियार साथ में लेके आया है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या चोरी करने के लिए हथियार की जरूरत होती है? नहीं होती है। बट अगर चोरी करने वाला हथियार साथ में लेके आया है तो इसका मतलब ये कि वो इस प्रिपरेशन से आया है कि चोरी करते वक्त अगर सामने कोई उसको रोकेगा टोकेगा तो वो उसको चाकू घोंपेगा। तो यहां से ये सर्कमस्टेंसेस से पता लगाते हैं कि वो प्रिपरेशन करके आया या नहीं करके आया। तो समझ लो कि अगर चोरी करने आए हो, पूरी प्रिपरेशन से आए हो कि डेथ
हर्ट या रॉन्गफुल रेस्टोरेंट करोगे, सेक्शन 382 विल बी एप्लीकेबल। पर ध्यान रहे, अगर चोरी करते करते हर्ट कर दिया, चोरी करते करते अगर हर्ट कर दिया तो सेक्शन 382 नहीं लगेगा। सेक्शन 382 सिर्फ प्रिपरेशन पे लगता है, इस पे ध्यान देना, सिर्फ प्रिपरेशन पे लगता है। अगर सपोज करो एक पल के लिए कि चोरी करते हुए आपने हर्ट कर दिया सामने वाले को, इफ हर्ट इज एक्चुअली कमिटेड, देन द ऑफेंस विल बी पनिशेबल एज रॉबरी एंड नॉट थेफ्ट। तो वो जो ऑफेंस है ना, वो रॉबरी बन जाएगा। उसको फिर चोरी नहीं बोलते, फिर उसको रॉबरी बोलते हैं। क्योंकि रॉबरी क्या होती है, रॉबरी भी एक तरह की चोरी होती है, लेकिन इस चोरी के अंदर सामने वाले को हर्ट भी किया जाता है, यानी एक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट आप इसको बोल सकते हो। तो याद रखना, सेक्शन 382 में और रॉबरी में बहुत ज्यादा थिक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि एक तरफ आप सिर्फ प्रिपरेशन करके आए हो, उस प्रिपरेशन को अंजाम नहीं दिया है, करा सिर्फ चोरी है, तो 382 लगेगा। लेकिन अगर चोरी करते वक्त हर्ट भी कर दिया तो रॉबरी बन जाएगा, 382 नहीं लगेगा। ये एग्जाम्पल देखो इसका, एक इंसान था, उसने चोरी करी है जेड की प्रॉपर्टी की, लेकिन जब वो चोरी करने आया था तो उसके पास एक लोडेड पिस्टल थी। वो अपने कपड़ों में एक लोडेड पिस्टल छुपा के लाया था। लोडेड पिस्टल का मतलब होता है कि एक बंदूक जिसके अंदर गोलियां भी उसने लोड करके रखी थी। व्हाट डज दिस शो, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि जरूरत पड़ने पे वो पिस्टल निकाल के गोली मार देता सामने वाले को। तो यहाँ पे उसने चोरी करते वक्त जो ऑफेंस किया है वो सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं, जब बल्कि सेक्शन 382 की प्रिपरेशन वाली चोरी थी। और इसमें सजा भी उसको एक साधारण चोरी वाली नहीं मिलेगी, अच्छी खासी सजा मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। अब याद रखना, अभी तक जितने भी इम्प्रिजनमेंट थे वो सिंपल भी हो सकते थे, रिगरस भी हो सकते थे, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन बना हुआ है, वो भी 10 साल तक का। मतलब चोरी में अगर सबसे गंभीर चोरी कोई सी होती है तो वो सेक्शन 382 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक्सटॉर्शन। अब ये एक्सटॉर्शन एक नया टॉपिक है, थेफ्ट खत्म हो गया, अब एक्सटॉर्शन शुरू हो गया। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है वो आपको सेक्शन 383 बता देगा। ये कहता है, whoever intentionally put any person in fear of injury or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver the any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commit extortion। आप लोगों ने कई बार मूवी में देखा होगा, गुंडे लोग आते हैं एक दुकान पे और आके बोलते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे पैसा निकाल। तो पुराने जमाने की मूवी में देखा होगा, गुंडे लोग यही करते हैं, किसी भी दुकान पे जाकर सिक्योरिटी मनी मांगते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, डरा धमका के पैसा निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन का जो लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग एक्सटॉर्शन का बस इतना सा होता है कि किसी व्यक्ति को इंटेंशनली आपने डराया, धमकाया, उसको चोट पहुंचाने की धमकी दी, उसको मारने की धमकी दी, और ऐसा करके आप उसे इंड्यूस कर रहे हो कि उसके पास से कोई चीज आप उससे ले लो, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी आप उससे ले लो, या कोई ऐसी चीज आप उससे ले लो जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को इंटेंशनली डरा धमका के, या उसके किसी दूसरे व्यक्ति को डरा धमका के, जरूरी नहीं कि आप जिससे सामान ले रहे हो उसी को डराओ, उसी को धमकाओ, या उसी को हर्ट करने की बात बोलो, आप उसके किसी चाहने वाले को हर्ट करने की बात भी बोल सकते हो। आप ऐसा करके सामने वाले को इंड्यूस करते हो कि वो डर जाए, और डर के वो अपना सामान आपके सामने सरेंडर कर दे। दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन को आप कह सकते हो, मैंने आपको एक सिखाई चोरी, और चोरी में अगर हर्ट हो जाता तो सिखाई रॉबरी, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो आप बोल सकते हो कि एक्सटॉर्शन एक ऐसी चीज है जो थेफ्ट और रॉबरी के मिडिल प्लेस पे आती है, उनके बीच में आती है। बीच में क्यों आती है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखो, चोरी के अंदर देखो एक चीज थी कि चोरी के अंदर डराना धमकाने की बात नहीं थी। चोरी के अंदर डराने धमकाने की बात सिर्फ एक सेक्शन में आई थी, सेक्शन 382 में, और उसमें भी आपने डराया धमकाया नहीं था, सिर्फ प्रिपरेशन करके आए थे। तो चोरी एकदम सिंपल होती है, जिसमें आप सामने वाले को कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं डराते धमकाते हो। रॉबरी के अंदर तो आप सीधे धमकाते नहीं हो, आप सीधे हर्ट ही कर देते हो, और धमकाते हो सिर्फ एक्सटॉर्शन के अंदर। तो एक होती है चोरी जिसमें धमकाने की कोई बात नहीं होती है, एक होता है एक्सटॉर्शन जिसमें हम सामने वाले को धमकी देते हैं, और एक होता है रॉबरी जिसमें हम धमकी वमकी नहीं सीधे हर्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि एक्सटॉर्शन इज अ सेक्शन दैट टेक्स अ मिडिल प्लेस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी। एग्जांपल देखो, आप, कोई आपको धमकी देता है कि
आपने उसके बारे में कोई डिफेमेटरी चीज बोली थी, तो वो आपके ऊपर, जो आपने उसकी डिफेमेटरी चीज बोली थी वो उसको पब्लिश कर देगा और आपके ऊपर केस लगा देगा। ऐसा आपको धमकी दे रहा है। और आपको क्या कह रहा है कि अगर चाहते हो कि मैं आप पे केस नहीं करूं तो मुझे पैसे दो। तो इस तरह से वो व्यक्ति आपको डरा धमका के इंड्यूस कर रहा है कि आप उसको पैसे दो। तो वो व्यक्ति आपके ऊपर कौन सा ऑफेंस कर रहा है? एक्सटॉर्शन कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो आपको डरा धमका रहा हो वो सही चीज के लिए धमका रहा हो या गलत चीज के लिए धमका रहा हो। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि वो आपको धमका रहा है, उस धमकी के कारण वो आपसे पैसे लेना चाहता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है, दैट इज इनफ। चाहे भले ही फिर वो आपको सही चीज के लिए धमका रहा हो, आपने सच में कोई क्राइम किया हो, आपने सच में कोई क्राइम किया हो और वो आपके क्राइम के बारे में बता दे दुनिया को कि मैं बता दूंगा, पैसे दो पैसे दो, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जिस चीज की वो धमकी दे रहा था वो सही थी तो इसको एक्सटॉर्शन नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, इसको याद रखना। ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि एक्सटॉर्शन में जिस चीज की आपको धमकी दी जा रही हो वो जेन्युइन हो या ना हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वॉट इज रिक्वायर्ड इज द फियर ऑफ इंजुरी, बस किसी भी तरह का। ठीक है। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट की बात करोगे, सेक्शन 384 पे आ जाओ। 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब इसके अंदर भी कुछ एग्रेवेटेड फॉर्म्स होते हैं। सेक्शन 385, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इसमें आप क्या करते हो? एक्सटॉर्शन करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को इंजर करने की धमकी देते हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों लिखा है इसमें? बोले एक्सटॉर्शन करने के लिए धमकी तो देते ही है ना, तो फिर इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बाय दिस सेक्शन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इन कोएट एंड द कंज्यूमेटेड ऑफेंस इज रिकॉग्नाइज्ड। एक होता है इनकोएट क्राइम और एक होता है कंज्यूमेटेड। कंज्यूमेटेड मतलब कि वो ऑफेंस जो कंज्यूम हो चुका है, जो हो चुका है, और इनकोएट मतलब होता है कि जो ऑफेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब एक चीज होती है, द अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन may proceed so far as to put a person in fear of injury, or there may be an attempt to excite such fear, but there may not be any delivery of property. मतलब एक होता है attempt to commit extortion। attempt to commit extortion का मतलब कि आपने सामने वाले व्यक्ति को धमकी दे दी। ठीक है। एक्सटॉर्शन में दो चीजें चाहिए ना। पहली चीज, इंटेंशनली सामने वाले व्यक्ति को धमकी देना, राइट। और दूसरी चीज, उस धमकी से उसके पास से कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को अपने पास लेना। ठीक है। तो बात इतनी सी है कि अगर अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन बोला है तो इसका मतलब कि आपने सामने वाले को धमकी तो दे दी, मतलब एक इंग्रेडिएंट तो पूरा कर दिया, फियर ऑफ इंजुरी उसको दे दी, लेकिन जो दूसरा इंग्रेडिएंट था वो पूरा नहीं हो पाया। देयर मे नॉट बी एनी डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की डिलीवरी वहां पे नहीं हुई, तो बोलेंगे कि एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू कमिट एक्सटॉर्शन। तो दिस सेक्शन पनिशेस द पुटिंग ऑफ अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। ये जो वर्ड इन्होंने लिखा है ना, इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, मतलब एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को डराना, मतलब एक्सटॉर्शन करने के लिए डराना। एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल हुआ नहीं है, यानी डरा तो दिया बट एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ मतलब प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं हुई। तो अगर आप किसी को जाके सिर्फ धमका रहे हो बट अभी आपने उससे सामान नहीं लिया, तो भी आपने सेक्शन 385 का ऑफेंस किया और उसमें आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन या दोनों भी मिल सकते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस सेक्शन पनिश द पुटिंग ऑफ अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजुरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब एक और चीज, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है, यहां से इसको ब्रेक कर दो। एक्सटॉर्शन मतलब एक्सटॉर्शन हो गया इसके अंदर, और वो कैसे हुआ? बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अभी तक तो देखा था छोटे मोटे धमकी देते थे, बट यहां तो सीधे जान से मारने की धमकी दे दी या फिर सीधे ग्रीवियस हर्ट करने की धमकी दे दी है।
और सिर्फ धमकी ही नहीं दी है, धमकी देके उस सामान की डिलीवरी भी करवा ली, यानी एक्सटॉर्शन भी सक्सेसफुल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इसको अलग से क्यों बताया आपने, जब पता है कि एक्सटॉर्शन जो है वो छोटी सी धमकी से भी हो जाता है, बड़ी सी धमकी से भी हो जाता है। तो फिर ये बड़ी धमकी वाला यानी जान से मारने की धमकी और ग्रीवियस हर्ट वाली धमकी को आपने अलग से क्यों बताया? उसकी एक वजह है। किसी को जान से मारने की धमकी देना और किसी को ग्रीवियस हर्ट की धमकी देना एक ज्यादा अलार्म वाली चीज होती है। इट कॉजेज अ ग्रेटर अलार्म। यानी अगर आप किसी को सिर्फ चाटा मारने की धमकी देके सामान लूटोगे तो सामने वाला हो सकता है डरे नहीं, बट अगर चाकू निकाल के सीधे जान से मारने की बात बोलोगे तो सामने वाला डर जाएगा। इसलिए सेक्शन 386 को अलग कैटेगरी में रखा है। और इसमें सिर्फ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की ही बात होती है। अगर सिंपल हर्ट करोगे तो सेक्शन 386, अगर सिंपल हर्ट की धमकी दोगे तो 386 नहीं लगेगा। इस चीज को याद रखना। यहाँ पे सिर्फ डेथ और ग्रीवियस हर्ट की धमकी की बात होती है, और इसलिए सीवियर पेनल्टी लगती है 10 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। प्लस में फाइन है, यानी अकेला फाइन नहीं लगा सकते, इम्प्रिजनमेंट तो लगाना ही पड़ेगा इस केस में। ठीक है। उसके बाद पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब ध्यान से समझो, ये सेक्शन 387 जो है इसको समझना। पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, फिर से इसको यहां से ब्रेक कर दो। क्या बात कर रहा है ये? इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन बोल रहा है ये। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन का मतलब कि यहाँ पे भी एक्सटॉर्शन नहीं हुआ है। तो ये सेक्शन, द रिलेशन बिटवीन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 386 इज द सेम एज बिटवीन सेक्शन 385 एंड 384। अभी मैंने आपको 384 और 385 बताया था। देखो, 384 में एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल हो गया था, 385 में एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि सिर्फ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी थी, धमकी सक्सेसफुल हो गई थी। तो जिस तरह से 385 में सिर्फ धमकी ऑफेंस थी, उसी तरीके से यहाँ पे 387 में सिर्फ धमकी, जान से मारने की धमकी, ग्रीवियस हर्ट देने की धमकी, डराना, सिर्फ यही पनिशेबल है। अभी एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ये जो आपने डराया धमकाया ये क्यों किया? एक्सटॉर्शन कमिट करने के पर्पज से। तो इस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन भी हो सकता है। मतलब जान से मारने की धमकी दी, ग्रीवियस हर्ट करने की धमकी दी, बट एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो सेक्शन 387 लगेगा, 7 साल तक की सजा मिल सकती है। और अगर एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल हो गया तो 386 लगेगा, 10 साल तक की सजा हो सकती है। फिर आता है सेक्शन 388, extortion by threat of accusation of an offense punishable with death or imprisonment for life etc. एक और चीज होती है एक्सटॉर्शन के लिए, और वो क्या होती है कि आप किसी को किसी अपराध में फंसाने की धमकी देते हो, या आप किसी को कहते हो कि यार देख, मैं तेरे ऊपर ना ये अपराध लगा दूंगा, मैं तेरे ऊपर ये एफआईआर कर दूंगा। किसी भी ऑफेंस का एक्यूजेशन आप उसके ऊपर लगाने की धमकी उसको देते हो। और सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या वो धमकी सच है? क्या वो व्यक्ति जो आपको डरा रहा है कि मैं आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा दूंगा, मैं इस सेक्शन का चार्ज लगा दूंगा, एफआईआर कर दूंगा, क्या वो सच में आपने ऑफेंस किया है? तो देखो, इट इज इममटेरियल, उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच में आपने वो अपराध किया है या नहीं किया है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटॉर्शन की। हम यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि जिस ऑफेंस की वो धमकी आपको दे रहा है क्या वो ऑफेंस सच में आपने किया है या नहीं किया है। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि वो आपको धमकी दे रहा है सिर्फ इस चीज से। और जिस ऑफेंस का एक्यूजेशन वो आपके ऊपर लगाने की धमकी दे रहा है, वो ऑफेंस डेथ से पनिशमेंट, डेथ पनिशेबल है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला है, या 10 सालों तक के इम्प्रिजनमेंट वाला है। इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग 10 ईयर्स, मतलब डेथ पेनल्टी वाला भी हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला भी हो गया, और 10 साल तक के इम्प्रिजनमेंट वाला भी हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इस चीज की धमकी देता है कि वो आपके ऊपर किसी ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा देगा, और जिस ऑफेंस का वो एक्यूजेशन लगाएगा या तो उसमें डेथ पनिशमेंट हो, या उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर उसमें 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट हो, और वो ऐसी धमकी देके आपके ऊपर एक्सटॉर्शन कमिट कर लेता है, मार्क माय वर्ड, एक्सटॉर्शन कमिट
कर लेता है, मतलब एक्सटॉर्शन कमिट यहाँ पे हो चुका है, वो इस तरह की धमकी देके आप पे एक्सटॉर्शन कर चुका है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 388 में पनिश किया जाएगा, जहां पे इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल तक का हो सकता है, प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है। और इसमें एक स्पेशल चीज है, अगर वो एक्यूजेशन आपके ऊपर अननेचुरल ऑफेंस का लगाने की धमकी दे रहा है, मतलब सेक्शन 377 का एक्यूजेशन लगाने की धमकी दे रहा है, तो फिर उसको सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और कोई सजा उसमें नहीं मिलेगी, सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी अननेचुरल ऑफेंस का अगर इल्जाम लगा रहा है वो आपके ऊपर, ये धमकी दे रहा है कि अननेचुरल ऑफेंस का इल्जाम लगा देगा, तो सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो सेक्शन 388 की इंपॉर्टेंस क्या थी? सेक्शन 388 की इंपॉर्टेंस ये थी कि इसमें आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, बट इस धमकी के साथ कि सामने वाले के ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा दोगे, एक्यूजेशन लगा दोगे, और वो ऑफेंस डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सटेंडिंग 10 ईयर्स तक का हो सकता है। इस तरह की धमकी देके एक्सटॉर्शन करोगे तो सेक्शन 388 में अंदर जाओगे। और अगर मान लो सिर्फ धमकी दे दी है इस तरह की, एक्सटॉर्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये देखो 388 वापस से आ गया, ये 389। अब ये 389 का रिलेशन 388 से कैसा है? जैसा इसके पीछे वाले 3-4 सेक्शन में मैंने आपको दिखाया कि अगर आप किसी व्यक्ति को धमकी देते हो कि आप उसके ऊपर किसी ऑफेंस का एक्यूजेशन लगा दोगे और वो धमकी देके आप एक्सटॉर्शन कर लेते हो, तो सेक्शन 388 लग रहा था। मैं कहता हूं सिर्फ धमकी तक ही रुक जाते हो, एक्सटॉर्शन नहीं कर पाते हो, तो 389 लगेगा। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे भी 10 सालों तक का है, प्लस फाइन है। मतलब आप देखो फर्क ही नहीं पड़ता है इनको, कुछ सजा में कोई डिफरेंस ही नहीं बनाया इनने, बिल्कुल भी सजा सेम टू सेम वही रखी है। तो इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे 10 सालों तक का हो सकता है, प्लस फाइन लगाया जा सकता है, और अगर एक्यूजेशन अननेचुरल ऑफेंस का है तो इन दैट केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगाया जा सकता है। अब ये बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ये जो आपने यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन किया, ये धमकी देके, ये बेलेबल ऑफेंस है। अब आता है नेक्स्ट, एक्सटॉर्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है रॉबरी एंड डकैती। रॉबरी एंड डकैती, अब ये क्या नई चीज है, रिजॉइन करो फिर समझाता हूँ।